Hey guys, very good morning to all of you. I'm Dilshad Ansari. Welcome back to my YouTube channel English Masti 2. So guys, I have uploaded two videos of noun part 1 and part 2. In this video we are going to learn something more about pronoun. This is first part of pronoun. So guys, बहुत दिनों से मैंने वीडियो को अपलोड नहीं किया कुछ वजह से, बट आज से मैं रेगुलर अपलोड करने वाला हूं और हम लोग डिफरेंट स्टाइल से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। जो भी पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, सच में बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने अगर इस वीडियो को या जो भी कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसको पूरा देखते हैं और सारे वीडियोज़ को देखते हैं, सेट लगाते हैं, तो सच में कहीं भी लॉकडाउन में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और इसके यूजेस, भाई क्या यूज़ है, क्यों यूज़ है, और इसके टाइप्स को जानेंगे, ठीक है। और सो गाइस, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन को पहले जानते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। दैट मीन्स कि प्रोनाउन वह होता है जो किसी संज्ञा के बदले में आता है, यानी नाउन के बदले में आता है, उसके स्थान पर आता है। तो समझने वाली बात यह है गाइस कि जब उसके स्थान पर ही आता है तो हमको क्यों इसको पढ़ें। मतलब अरे भैया, जब इसके स्थान पर ही यूज करते हैं तो हम इसको ग्रामर में इतना रूल पढ़ पढ़ के यार दिमाग ऐसी ख़राब है, इसको क्यों हम माथा पेचिश करें अलग से। तो भाई इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस बिहाइंड इट। So guys, I am going to share with you some special reasons and more reasons behind it. तो पहला रीज़न्स ये है कि ये सेंटेंस को खूबसूरती को बनाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि गाइस, मोहन इज़ माय फ्रेंड, मोहन्स फादर कम टुडे इन द क्लास, एंड मोहन इज़ absent टुडे बिकॉज मोहन इज़ इल। दैट मीन्स यहाँ पर गाइस देख रहे हैं आप लोग कि मोहन 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 क्या है, मोहन मतलब बार बार अच्छा नहीं लग रहा है सेंटेंस। तो इसलिए सेंटेंस की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हम लोग प्रोनाउन को लाते हैं, ये पहला रीज़न है। जैसे मोहन इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ his father come today, he is absent, and because he's ill. So guys, फ्रेंड्स, इससे भी अच्छे सेंटेंस और खूबसूरत प्रोनाउन के यूज़ करके बनाया जा सकता है। जो मेन रीज़न्स है जो शायद आपको किसी ने बतलाया हो, वो ये है कि चलो एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि आपके गांव, आपके शहर मोहल्ले में कोई लीडर आया है और आपको स्टेज पर वह आने से पहले वो आपको विश करना चाहता है। ज़रूर विश करेगा कि अगर मान लीजिए कि जो भी वहाँ पर ऑडियंस है सुनने वाली, उस लीडर को वो सारे नाउन से, क्यों वो सारे नाउन से जो भी हम लोग देखते हैं सारे नाउन से, चाहे वो कोई नाम हो या कोई भी चीज़ हो, वो नाउन से। तो जो भी वहाँ पर रोहन हो या सोहन हो या गोलू हो या सुरेश महेश कोई भी हो, वहाँ पर नाउन ही होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि वो सबको बार बार से विश करे कि मोहन आपको गुड मॉर्निंग, सोहन आपको गुड मॉर्निंग, रमेश आपको गुड मॉर्निंग, तब तो भाई वो स्पीच दिया ना, वो उसका स्पीच ख़त्म हुआ, उसका काम हुआ ना तब। सो गाइस, अगर मान लीजिए उन सारे नाउन्स जो भी वहाँ पर है उनके लिए अगर एक वर्ड यूज़ कर देता है ऑल या यू, जैसे वो विश करने के लिए बोलता है कि गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू या गुड मॉर्निंग टू ऑल, तो यहाँ ऑल वो सारे नाउन्स के जगह पर आ गया, तो यहाँ पर उसका काम आसान हो गया है। यानी कि किसी काम को आसान बनाने के लिए, बोलने में किसी काम को आसान बनाने के लिए भी यूज़ होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। सो गाइस, आइए इसको टाइप्स को जानते हैं। जो इसका पहला टाइप्स है वो है पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, interrogative pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, and the last one is the inflective pronoun. समझे गाइस?
आइए जो इसका पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, इसको जानते हैं सबसे पहले कि ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि पर्सनल मीन्स क्या होता है। पर्सनल मीन्स खास, यानी कि पर्सनली आप, अगर मान लीजिए आपका मोबाइल पर्सनल है तो आप ही यूज़ कर सकते हैं, बगैर आपसे कोई अनुमति लिए, बगैर आपसे पूछे कोई यूज़ नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से ये पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे वैसा प्रोनाउन जो किसी नाउन के बदले में विशिष्ट रूप से यानी स्पेशल रूप से प्रयुक्त होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे भाई, अगर मैं हूँ तो मैं के लिए आई ही यूज़ होगा, वी नहीं। अगर आप हैं तो यू ही यूज़ होगा, ही नहीं। अगर आई है तो इसके जो पॉजिटिव के होगा या जो भी इसके केस होंगे वो माई या माइन हो गए। ऑब्जेक्टिव केस में मी होगा, न कि अस हो जाएगा, यू हो जाएगा। भाई किसी के स्थान पर कोई नहीं आएगा। सबका ये पर्सनल प्रोनाउन, ये सबका स्पेशल है, पर्सनल है, सबका ये बना बनाया हुआ है। अगर इट है तो इसके लिए जो पॉजिटिव केस आएगा इट्स ही होगा, या ऑब्जेक्टिव इट ही होगा। वन है तो वंस ही होगा, वन ही होगा। दे है तो इसका जो पॉजिटिव केस अधिकार वाला आएगा, जैसे दे आर डूइंग देयर वर्क, यानी कि वो अपना काम कर रहे हैं तो दे के लिए देयर ही होगा, अपना देयर वर्क ही होगा, ये नहीं कि योर वर्क। इसलिए ये सबका स्पेशल है, यानी पर्सनल है। यानी कि जो भी नाउन अगर विशिष्ट रूप से होगा, पर्सनली यूज़ होगा, जो भी प्रोनाउन वह पर्सनल प्रोनाउन होगा। ठीक है गाइस, आइए इसके रिलेटेड कुछ जानते हैं। नोट 1, ही का प्रयोग पुरुष के नाम के बदले में तब करते हैं जब वह चर्चा का विषय हो और एक वचन हो। आप सभी को पता होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। द पेशेंट लॉन्च्ड a complaint against the doctor for its negligence। इट्स क्यों होगा भैया? जब कोई नाम है तो जो इसका निगलिजेंस है, जो डॉक्टर इसको निगलेक्ट कर रहा है, तो इसके नाम के लिए जो पॉजिटिव केस आएगा वो होगा हीज़ या हर। अगर पेशेंट लेडी है तो वो उसके लिए हर आएगा, लेकिन पेशेंट अगर मान लीजिए वो पुरुष है तो उसके लिए आएगा हीज़। समझे गाइस? अब N2 देखिए, शी का प्रयोग स्त्री के लिए तब करते हैं जब वह चर्चा का विषय और एक वचन हो। उसी प्रकार से अगर सी है तो इसके लिए भैया हर आएगा। ठीक है। ईट का प्रयोग निर्जीव के लिए तब करेंगे जब चर्चा का विषय हो और एक वचन हो। ठीक है गाइस, निर्जीव के लिए तब करेंगे जब चर्चा का विषय और एक वचन। ठीक है। द प्लेटिनम विथ हीज क्यों भैया? ये प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम क्या है भैया? प्लेटिनम ये निर्जीव है और एक वचन है, इसलिए हीज तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पुरुष है ही नहीं। एंड नोट 4 देखिए, ईट का प्रयोग प्राकृतिक क्रियाओं तथा घटनाओं के साथ भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ मंडे, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ विंटर सीजन। तो इसलिए प्राकृतिक जो भी चीज़ है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइस। और अगला देखिए, नोट 5, अप्रत्यक्ष के लिए भी क्या प्रयोग होता है? ईट का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, अप्रत्यक्ष मतलब कि आपके सामने वह नहीं हो। आई हैव सीन द ताजमहल। ठीक है, मैंने ताजमहल को देखा है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि यह बहुत ही खूबसूरत है। तो भाई दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्यों नहीं लगाए? इट क्यों लगाए? क्योंकि वह अप्रत्यक्ष है, वह मेरे सामने नहीं है। वह उसके सामने जाकर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यह बहुत खूबसूरत है। अगर सामने बोलता तो बोल देता दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन वह अप्रत्यक्ष है, मेरे पास नहीं है, मेरे सामने नहीं है, इसलिए इट का प्रयोग। अब जो छठवां नोट है वह छोटे बच्चों के लिए भी इट का प्रयोग होता है। हाँ यस, छोटे बच्चे जैसे जिनको सोचने और समझने की क्षमता नहीं हो या जिसको सेक्सुअल पावर नहीं है, उसके लिए भी क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव ए नेफ्यू, मेरे पास एक भांजा है। इट इज़ 5 years old, दिस इज़ नहीं, इट इज़ 5 years old, यानी कि यही भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो 5 years old बच्चा है, जो भतीजा है, वो
और सोचने विचारने लायक नहीं है या सेक्सुअल पावर नहीं है, इसलिए इट का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल है ए चाइल्ड बिकम्स फैमिलियर विद हिज मदर। हिज तो भैया नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये चाइल्ड है तो इसके लिए इट्स मदर्स कर सकते हैं। ठीक है गाइस। अब जो नोट 7 है, इट का प्रयोग बड़ों के लिए तब होता है जब किसी वाक्य को अधिक बलपूर्वक बोलना हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ मोदी हु सोल्ड टी, यानी कि यहाँ पर जो भी सेंटेंस बोला गया है वो बहुत ही ज़ोरदार तरीके से बोला गया है। इट इज़ मोदी मीन्स कि मोदी ही है जो चाय बेचे, यानी कि ज़ोरदार तरीके से सेंटेंस को बनाने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग अनजाने के लिए भी होता है। मैंने बतलाया था कि जिसके पास जो बच्चा होता है उसके लिए भी इट का प्रयोग होता है। ये भी बात सही है, लेकिन भैया ये भी बात सही है कि अगर आप बच्चा नहीं भी हैं, अगर आप एडल्ट हैं, मतलब नौजवान हैं, सब कुछ जानते हैं, सब चीज़ है, फिर भी इट का प्रयोग हो सकता है कब? इसके लिए भी एक कंडीशन है, वो तब होगा जब आप अनजाने होंगे। जैसे हु इज़ इट, जैसे मान लीजिए आप दरवाजे के उस पार हैं, घर में हैं, मैं बाहर हूँ, मैं बोलता हूँ। अगर आप बेल को प्रेस करते हैं, मैं बोलता हूँ हु इज़ इट, कोई सवाल करता है हु इज़ इट, यानी आप कौन हैं, यानी उसके लिए अनजाने हैं। आपको आवाज़ से मालूम पड़ जाता है कि मतलब आप कैसे हैं, एडल्ट हैं कि बच्चे हैं कि क्या है, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि आप कौन हैं, हु इज़ इट। तो बाहर से भी बोल देता है आदमी, मैं बाहर से भी बोल सकता हूँ इट्स मी। क्यों इट लगाया? क्योंकि मैं अनजान हूँ आपके लिए। ठीक है गाइस। 9वां जो नोट है, चर्चा का विषय यदि बहुवचन हो तो उसके लिए दे का प्रयोग। ये तो सब जानते हैं कि बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए दे का प्रयोग होता है। टू इम्प्रूव इट्स इफ़िशियंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड विद लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर। तो गाइस यहाँ पर किस जो सब्जेक्ट है ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स, तो क्या इसके लिए इट्स होगा? नहीं ना गाइस, देयर होगा। ऑल ऑफ ये जो ऑफिसर्स हैं ये प्लूरल है, इसलिए देयर होगा। हु के पहले दे का प्रयोग नहीं होगा, बदले में दो जाएगा। द NGO प्रोवाइड्स फ्री डेली मील टू देव, देव नहीं गाइस, दोज। ठीक है। चलिए गाइस आगे रूल देखते हैं। तो गाइस एक चीज़ मैं बतला देता हूँ आपको, अगर सच में डिटेल में पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग जब सेट लगाएंगे ना, सच में एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा सब चीज़। सो गाइस बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा डेली आपको वो मिलता रहे। ठीक है गाइस। सो गाइस आइए अगला जो रूल है हमारा ग्रामर का, वो ये है कि यदि विभिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए तो आमतौर पर फार्मूला 2 3 1 लगेगा। 2 3 1 फार्मूला, 2 बोले तो सेकेंड पर्सन, 3 बोले तो थर्ड, 1 बोले तो फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आई यू एंड रमेश विल प्रोसीड ऑन जर्नी टुमारो as it is an auspicious day according to my uncle। That means जो भी नॉर्मल सेंटेंस होंगे तो उसके लिए जो फार्मूला होगा, अगर सारे पर्सनल प्रोनाउन आते हैं तो उसके लिए 2 3 1 बोले तो इसके लिए 2 मतलब सेकेंड यू रहेगा पहले, थर्ड बोले यानी कि थर्ड पर्सन रहेगा रमेश, उसके बाद आई यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन, यानी कि हो जाएगा यू रमेश एंड आई विल प्रोसीड, हम लोग प्रोसीड करेंगे ऑन जर्नी यात्रा पर टुमारो कल, एज इट इज़ एन ऑस्पिशियस डे यानी कि शुभ दिन होगा, जैसा कि अकॉर्डिंग टू माई अंकल, मेरे अंकल के अनुसार। ठीक है गाइस। अगला जो रूल है, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि यदि वाक्य में पाप की योजना अथवा प्रायश्चित हो तो फार्मूला 1 2 3 आएगा। भैया अगर पाप की योजना होगी और प्रायश्चित का, तो वहाँ पर ये फार्मूला चेंज होगा, 2 3 1 नहीं, बल्कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा। जैसे मान लो गाइज, आप पाप करोगे तो आप पहले रहोगे,
जैसे मान लीजिए मेरे को इलेक्शन जीतना है, कहीं पर वोटिंग हो रहा है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भैया आप मेरा थोड़ा सी सपोर्ट करिएगा, मेरे को चुराना है, मेरे को वोटिंग चुराना है, अपने सहायता के लिए आप अपने फ्रेंड को ले लिए, तो मैं बोलूँगा कि भैया मैं इधर हूँ बगल में साइड में, तो आप चल जाइए दरवाजे पे और आपका दोस्त रहेगा, चुराएगा वोटिंग को। तो क्या यह सही है? लॉजिक समझिए, सही है क्या? भैया जिसको जीतना है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो भैया आगे रहेगा, आपका फ्रेंड भले ही पीछे रहेगा, साइड में रहेगा, बगल में रहेगा, उसको तो नहीं भेज सकते ना। तो इसलिए फर्स्ट पर्सन पहले मैं, उसके बाद आप, उसके बाद आपका फ्रेंड। तो भैया पाप कर रहे तो ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो वही लॉजिक है 1 2 3, पहले मैं तब आप, तब आपका फ्रेंड, अगर पाप की योजना हो तो। पाप भी करिएगा, मज़ा भी मारिएगा, ठीक है? अगला देखिए, सारे पर्सनल प्रोनाउन अपने अपने सहायक होते हैं, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनका अपना पर्सनल होता है, वो किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं या दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जैसे वन शुड बी ऑनेस्ट टू हीज़ भैया क्यों? जो वन वहाँ पर सब्जेक्ट आया है तो वंस होगा, वंस वर्ड, यानी कि अपने वर्ड के अनुसार, यानी कि अपने वर्ड के प्रति क्या होना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में ऑनेस्ट होना चाहिए। लेकिन क्या? लेकिन यदि वन का मतलब एक हो, वन का मतलब क्या, यहाँ पर पुरुष की बात, कोई भी पर्सन की बात हो रहा था, वन का मतलब कि किसी को मतलब अपने वर्ड के अनुसार ईमानदार होना चाहिए किसी भी कंडीशन। लेकिन अगर बात आ जाए वन का मतलब एक का, वन मतलब एक भी होता है, तो उसके सेवा में ही परिवार आएगा। जैसे वन ऑफ देम, अगर ऑफ जब भी लगता है गिनती के साथ, समझिए कि उनमें से उतना जितना गिनती हो। जैसे वन है तो एक, ऑफ देम मतलब कि उनमें से। अगर टू रहता है तो टू ऑफ देम मतलब कि उनमें से दो, थ्री ऑफ देम उनमें से तीन, यानी कि वन ऑफ देम उनमें से एक। हैज़ गिवन, एक है तो हैज़ गिवन अप वंस स्टडीज़, यानी कि गिवन अप मतलब त्याग दिया स्टडीज़ को। तो भैया वंस कैसे होगा? एक है तो, यहाँ थोड़ी ना वंस किसी पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पर तो बात रही है क्या, वन मतलब कि एक की, तो एक मतलब ही जाएगा परिवार, ठीक है गाइस? ये बात सही है। वंस, ठीक है, वंस यहाँ पर आएगा हीज, ठीक है? अब नोट 15 देखते हैं, जब विभिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए और उसमें से फर्स्ट पर्सन भी मौजूद हो तो वी परिवार से सहायता लेंगे। तो इसलिए गाइस यहाँ पर माई नहीं, यहाँ पर आवर होगा, ठीक है गाइस? और आइए नोट 16 को देखते हैं, और लास्ट इसका नोट है पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड। यदि विभिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए तो परंतु उनमें फर्स्ट पर्सन मौजूद न हो तो सेकंड पर्सन तो रहेगा ही, ऐसी अवस्था में यू परिवार से काम लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं नहीं हूँ उसमें फर्स्ट पर्सन, तो जो आप रहेंगे आपसे काम लिया जाएगा। जैसे यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क, यू एंड ही इज़ डूइंग योर वर्क नहीं, ये इसके अनुसार होगा, यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क। तो आपसे काम लिया, जब मैं नहीं हुआ तो आपसे काम लिया जाएगा, ठीक है, आपके अनुसार। जो अगला अब जो हमारा टाइप होगा वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझिए गाइस, वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर उसकी ओर इशारा करते हुए उसे प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मीन्स यहाँ प्रदर्शन की बात करता है और इंडिकेशन की बात करता है, यानी कि इशारा करने की बात करता है। डेमो मीन्स समझ रहे हैं ना गाइस? डेमो मीन्स क्या होता है? डेमो में टीचर लोग क्या करते हैं? डेमो में अपने को प्रदर्शित करते हैं, अपने को दिखाते हैं और स्टूडेंट्स देखकर जाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो डेमो से मान लीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ यहाँ पर,
यानी कि प्रदर्शन करना है, यानी कि दिखाना है भैया, इंडिकेट करना है। तो जब भी कोई नाउन के स्थान पर यानी वैसा प्रोनाउन आएगा जो डेमोस्ट्रेट करेगा, यानी कि प्रदर्शित करेगा, इंडिकेट करेगा, जैसे तो वो क्या हो जाएगा, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। तो ये सब क्या है, सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि दिस इज़ माई पेन। तो दिस इज़ माई पेन, मेरा जो कलम है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिकेट करके बता रहा हूँ, इंडिकेट करके इशारा करके बता रहा हूँ कि दिस इज़ माई पेन। तो यहाँ पर इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो है दिस है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक एग्जाम्पल है। दीज आर माई बुक्स, यानी कि ये सब जो मेरी हैं क्या है, किताबें हैं। तो इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ। तो जो भी डेमोन्स्ट्रेशन का काम हो रहा है, इसके लिए हम लोग क्या समझेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब नोट 1 में देखते हैं, दिस का प्रयोग समीप के वस्तु के लिए सब जानते हैं भैया। जैसे एक के लिए होता है, आई हैव ए पेन इन माई हैंड, मेरे पास एक कलम है हाथ में। दिस इज़ न्यू, इंडिकेट कर रहे हैं इसलिए एक कलम है, इसलिए दिस। ठीक है गाइस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस का प्रयोग प्रत्यक्षों के लिए होता है। जैसे मैंने बोला था ना गाइस कि ताजमहल अप्रत्यक्ष के लिए बोला था कि आई हैव सीन द ताजमहल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ अप्रत्यक्ष था इसलिए इट लगाए थे। लेकिन भैया अगर सामने ताजमहल रहेगा, कोई भी चीज़ अगर सामने रहेगा उसको इंडिकेट करेंगे तो वहाँ पर दिस का प्रयोग होगा, यानी कि प्रत्यक्षों के लिए क्या होगा, दिस का प्रयोग होगा। ठीक है गाइस, जैसे दिस इज़ माई कोचिंग, दिस इज़ ताजमहल, दिस इज़ माई पेन। मैं अगर इंडिकेट भैया कर रहा हूँ सामने तो समझिए कि वहाँ पर दिस का प्रयोग होगा, अगर इंडिकेट नहीं तो नहीं। इसका प्रयोग परिचय करवाने के लिए भी होता है। परिचय कब कराते हैं, जब सामने ले आते हैं। तो सामने ले आएंगे तो ज़रूर इंडिकेट करेंगे, ज़रूर इशारा करेंगे, ज़रूर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो वहाँ पर भी क्या होगा, दिस का प्रयोग होगा। तो मीट हिम, दिस इज़ माई न्यू फ्रेंड, मिलिए इनसे, ये मेरे नए फ्रेंड हैं। चलिए आगे देखते हैं। दैट का प्रयोग दूर के वस्तु के लिए आप सभी जानते हैं। लुक एट द स्टार, यानी दूर का वस्तु है, तारे पर देखिए, उन तारों पर देखिए। दैट इज़ वेरी ब्राइट, यानी कि दूर की बात है, इंडिकेशन की बात है, तो इसलिए दैट का प्रयोग। दैट का प्रयोग पहचान करवाने के लिए वे ज़रूर सामने लाएंगे, दूर से कराएंगे पहचान। तो लुक एट द मैन दैट इज़ शरद यादव, यानी कि पहचान करा रहे हैं दूर से। तो दैट का। दिस का तो आपको पता है, वहीं उसका प्लुरल हो जाएगा समीप के लिए, एक से ज़्यादा के लिए। दिस फैक्ट्स मेक इट, दिस नहीं होगा, दिस फैक्ट्स होगा, दिस फैक्ट्स होगा। ठीक है गाइस। दोज का तो नोट 7, दोज का तो पता ही होगा आपको। दोज का प्रयोग दिस का उल्टा समझ लीजिए, वो नज़दीक के लिए होगा, प्लुरल के लिए, ये भी प्लुरल के लिए बट दूर के लिए। ठीक है गाइस, जब ये अधिक हो। लुक एट दैट स्टार्स, यानी कि उन तारों पर देखिए। दोज आर वेरी ब्राउट, ये सब क्या हैं, बहुत ही चमकीले हैं। नोट 6 में देखिए, तुलना करते समय सिंगुलर नाउन को दोहराने से बचाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दोहराने से बचाने के लिए द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर देन, यहाँ पर देन तमिलनाडु, देन दैट ऑफ तमिलनाडु होगा, यहाँ पर दैट ऑफ लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज़ बेटर देन दैट ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, दैट ऑफ एवरी डेवलप्ड कंट्री। ठीक है गाइस। नोट 9 में देखिए, तुलना करते समय प्लुरल नाउन को दोहराने से बचाने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। प्लुरल नाउन के लिए वो सिंगुलर के लिए था। देयर इज़ नो एविडेंस, कोई भी प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, साक्ष्य नहीं है। टू शो, दिखाने के लिए। दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स आर मोर वल्नरेबल इन इंडिया देन दोज ऑफ होगा गाइस, दोज ऑफ यहाँ पर होगा। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख रहे होंगे। गाइस, बहुत मेहनत से वीडियो को बनाया जा रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। चलिए अब अगले टाइप को देखते हैं, जो नेक्स्ट टाइप है
वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी डिस्ट्रीब्यूट से बना है। डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है गाइस? डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना। ठीक है गाइस, उसी से चलिए, नाम ही में आधा चीज़ छुपा है, बहुत कुछ छुपा है नाम ही में। चलिए डिफिनीशन को जानते हैं। डिफिनीशन आपका हो जाएगा नाउन के बदले में आकर, जो भी प्रोनाउन होगा नाउन के बदले में ही आएगा, उसे बांट बांट करके अलग अलग करके दिखलाने वाले प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है गाइस, समझिए इसको। ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, ये सारे जो हैं क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यानी कि बांटने वाले प्रोनाउन है। जैसे देखिए, मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं कहूँ कि ईच स्टूडेंट इज़ गुड, यानी कि मैं बात कर, ये अगर समझेंगे तो बात सभी का हो रहा है, लेकिन भैया प्रत्येक का अलग अलग करके हो रहा है। अगर मैं बोलूँगा कि ईच या एवरीवन इज गुड, चाहे ईच इज़ गुड, यानी कि सबका बात हो रहा है। आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि मैंने उसी के बारे में केवल बोला है, मैंने सुरेश के बारे में ही केवल बोला है कि वही अच्छा है। नहीं, ईच मतलब प्रत्येक होगा, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन सब पे बोझ जाता है, बांट बांट करके बोझ जाता है कि ईच इज़ गुड। ईच अगर भैया लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो समझिए कि ये सिंगुलर होता है। इसके लिए हमको भाई सिंगुलर वर्ब लेना पड़ेगा। अब एक होता है ऑल। ऑल मगर मैं बोलता हूँ, ऑल अगर बोलता हूँ, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल बोलता हूँ तो ये भी सबका बोध होगा, लेकिन एक साथ सबका बोध हो जाएगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूट मतलब बात बात करके बोध हो रहा है, उसमें भी सेंस वही आ रहा है, सबके बारे में ही और लगा के बोल रहे हैं। लेकिन इसमें भी सबके बारे ही में ही बोल रहे हैं, लेकिन एक एक करके। लेकिन ऑल मतलब कि सभी के लिए एक साथ बोल रहे हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ऑल आर गुड, मतलब कि सभी अच्छे हैं, लेकिन उसमें एक साथ सबका बोध हो जा रहा है, इसमें बांट बांट करके, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल देखिए, एवरीबॉडी नो। एवरीबॉडी भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो नो क्यों होगा? प्लूरल वर्ब क्यों होगा? यहाँ पर नोज हो जाएगा। ठीक है। अब इनटू इसके यदि इसके तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के आने के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल रहेगा, परंतु वर्ब सिंगुलर लेगा। ठीक है। ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस, जो भी भैया देखिए प्रीपोजिशन रहता है ऑफ वाला, अगर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस रहता है, जैसे देखिए ईच ऑफ अस का मतलब क्या हुआ? हम में से प्रत्येक। ईच ऑफ यू मतलब कि आप में से प्रत्येक। ईच ऑफ अस का मतलब कि हम में से प्रत्येक। एक्सेप्ट, ईच लगाए हम अब एक के लिए बात करें तो एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट नहीं। अस के लिए नहीं एक्सेप्ट आया है, ईच के लिए एक्सेप्ट आया है, तो इसलिए सिंगुलर ईच है तो सिंगुलर वर्ब भी एक्सेप्ट होगा। ठीक है। वर्ब जो होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है, और जो नाउन होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, उसे प्लूरल बनाया जाता है। नोट 3, यदि इनके ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वो प्लूरल रहेंगे ही, और वर्ब भी प्लूरल आएंगे। वी ईच वर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन ऑफ रेलवे एग्ज़ाम। हम सभी क्या कर रहे थे? प्रिपेयर कर रहे थे। क्या चीज़ का? रेलवे एग्ज़ाम का, कंपटीशन का। ठीक है गाइस। तो अगर भैया ईच के पहले कोई आ जाता है सब्जेक्ट, तो भैया उसके अनुसार होगा। जैसे वी आया है प्लूरल, उसके बाद ईच है, तो भाई ये भी जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? ये प्लूरल होगा। ठीक है गाइस, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ, और हम लोग मज़े ही लेंगे, हम लोग रटेंगे नहीं। ठीक है गाइस। तो आइए नोट 3 में देखते हैं। यदि इनके ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नोट 4 में देखते हैं, यदि इन्हें एंड के द्वारा जोड़ भी दिया जाए तो भी ये सिंगुलर रहेंगे, ईच एंड एवरी वन। देखिए, और सिंगुलर वर्ब लेंगे। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। ही हैज़ ग्रेट फैसिनेशन फॉर ईच एंड एवरी थिंग। दैट आर नहीं होगा भैया, दैट आर नहीं होगा। ईच और एवरी अगर कभी भी एंड से जुड़ेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन
दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कभी भी एंड से जुड़ेगा तो भैया ये इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। जैसे ईच एंड एवरी वन इज़ माई फ्रेंड, आर माई फ्रेंड नहीं, ईच एंड एवरी वन यानी कि हर एक जो है वो मेरा दोस्त है। तो ईच एंड एवरी वन आर माई फ्रेंड नहीं, इज़ माई फ्रेंड, क्योंकि जो भी एंड से जुड़ा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसलिए हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब लाएंगे। अगर बोलते हैं कि ऑल आर माई फ्रेंड तो ये सही है, क्योंकि वहाँ पर ऑल है वो प्लूरल वर्ब लेगा, लेकिन ईच एंड एवरी एंड से जुड़ा है इसलिए वो क्या होगा, इज सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है गाइज। नोट 5 में देखते हैं, यदि इन्हें सहायता की आवश्यकता पड़े तो प्रायः इन्हें ही परिवार से सहायता प्राप्त होगी। ईच ऑफ देम along with their families, ईच ऑफ देम, तो भैया ईच ऑफ देम देयर कैसे होगा, जब ईच है तो ही आएगा परिवार उसका। अब नेक्स्ट 6 में लेकिन वो स्पष्ट हो जाए कि इनका प्रयोग स्त्री के लिए हो रहा है तो इनके से सी पर वह सेम है ही। देखिए पुरुष को प्रधानता दिया जाता है, लेकिन अगर पता चल जाए कि यह स्त्री है तो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द वुमेन्स टेनिस चैम्पियनशिप हैज़ अराइव्ड विथ देयर नहीं भैया हर होगा। जब पता मालूम हो गया हमको कि भैया वो स्त्री परिवार वुमेन्स टेनिस चैम्पियनशिप है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर परिवार को लेना पड़ेगा। ठीक है। अगला जो टाइप है हमारा वो है इंडिफिनिट प्रोनाउन। सो गाइज हमको तो पूरा विश्वास है आपको मज़ा आ रहा होगा। आप लोग देखिए सेट में, सच में बता रहा हूँ कि एकदम मज़ा आ जाएगा। आप लोग दोबारा कन्फ्यूजन रहेगा नहीं जब हम लोग सेट लगाएंगे। आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, अभी भी देखते हैं इसको, अभी टाइम है। ठीक है गाइज। इनडिफिनिट प्रोनाउन गाइज, डिफिनिट मीन्स क्या होता है समझ लीजिए, निश्चित। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, मतलब कि निश्चित नहीं, मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि जो प्रोनाउन आएगा नाउन के बदले में कि वह उसकी मात्रा क्या है, वो कौन है, यानी कि अनिश्चित होगा। देखिए वैसे प्रोनाउन जो ऐसे नाउन के बदले में आए जो अपरिचित हो, यानी कि परिचित नहीं हो, अनिश्चित हो, उसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। जैसे ऑल, सम, मोर, मोस्ट, एनफ, etc। जैसे मैं बोलूँ ऑल आर कमिंग, तो इसमें आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कितने आ रहे हैं, कौन आ रहा है, तो इसलिए इंडेफिनिट हो गया। सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मेरे दोस्त में से कुछ फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो गाइज आपको पता नहीं चलेगा कि कौन है मेरा फ्रेंड, किन में से कौन, क्या मतलब कितने, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, इनडेफिनिट होगा। ठीक है गाइज, समझ रहे हैं ना। नोट 1 देखिए, जब ये अनकाउंटेबल नाउन के बदले में आते हैं तो सिंगुलर समझे जाते हैं। जैसे एनफ इज़ रिमेनिंग इन द टी पोट, यानी कि काफ़ी बचा हुआ है टी पोट में। ठीक है। N2 देखिए, ऐसी अवस्था में एनफ से पता नहीं चल रहा है कितना बचा है, काफ़ी तो बचा है लेकिन कितना है वो नहीं जो है, इसलिए इंडिफिनिट है। ऐसी अवस्था में इनकी सेवा में इट परिवार आएगा। एनफ इज़ रिमेनिंग इन द टी पोट, यू मे टेक इट, इट परिवार लेगा भैया अगर अनकाउंटेबल के साथ आया है तो। ठीक है, जिसकी गणना नहीं कर पाएंगे तो भैया प्लूरल कैसे जोड़ लगा सकते हैं, इसीलिए इट परिवार आएगा। यू में टेक इट, आप इसे ले सकते हैं। नोट 3 देखिए, यदि इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले में हो तो इन्हें प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब देंगे। ऑल आर लर्निंग इंग्लिश। सो गाइज यहाँ पर ऑल जो है ये प्लूरल नाउन के लिए आ रहा है, तो इसलिए हम जो वर्ब लेंगे वो भी क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। ठीक है। नोट 4 देखिए, ऐसी अवस्था में इनकी सेवा में दे परिवार आएगा। ऑल आर लर्निंग इंग्लिश बिकॉज देयर इंग्लिश इज़ वीक, दे का परिवार देयर है, देयर आएगा, ये ऑल के लिए देयर आया है। ठीक है, देयर इंग्लिश इज़ वीक, उनका अंग्रेजी का है वीक है, कमज़ोर है। अगला जो हमारा टाइप है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सो गाइज हम लोग अब करीब ही पहुंच रहे हैं वीडियो के एंड के। चलिए और कुछ टाइप्स है इसको देख लेते हैं। ठीक है गाइज, आइए समझते हैं।
अगला जो हमारा टाइप है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वैसे शब्द जो नाउन के बदले में आकर नाउन के संदर्भ में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जो भैया नाउन के बदले में आएगा उसके कारण प्रोनाउन इंटरोगेटिव मतलब समझ रहे प्रश्न वाला। जो इंटरोगेटिव होगा यानी प्रश्न पूछेगा उसके लिए इंटरोगेटिव। तो जो भैया नाउन के बदले में भी आए और साथ साथ प्रश्न करे तो वो हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, ऑफ विच। यह वाक्य आरंभ में रहता है, इसके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ये तो निश्चित है इंटरोगेटिव होगा। तो इसका हिंदी अनुवाद कर पर प्रथम अक्षर के रूप में अक्षर क की प्राप्ति होगी। जैसे हु आर यू, आप कौन है, तो क की प्राप्ति हो रहा है। तो हु जो है यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ रहा है, आप हैं तो भैया आप कोई नाउन ही होंगे, तो आपके संदर्भ में आकर हु जो प्रोनाउन है क्वेश्चन कर रहा है आपके स्थान पर आकर। तो यानी कि जो हु है वो है क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसलिए ये सारे एग्जांपल्स हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव यार ये एकदम नाम से ही सब दिख रहा है इसमें। रिलेटिव मतलब रिलेट से बना है ये रिलेटिव प्रोनाउन। वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर किसी के साथ रिलेट करते हैं, संबंध बतलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दैट एग्जाम्पल दैट, व्हाट, विच, ऑफ विच, हुज, हुम। ये सेम हो सकते हैं भैया, ग्रामर में एक जैसा बहुत चीज़ मिलेंगे लेकिन उनके कार्य के अनुसार सब चीज़ डिसाइड किया जाता है। जैसे आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी मिल जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी मिल जाएगा, लेकिन भैया उसका क्या कार्य है सेंटेंस में उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ क्या चीज़ का कार्य कर रहा है। तो दैट, वाट, विच एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है भैया। ये पता चलेगा आप सेंटेंस डीपली पढ़ेंगे तब। जब सेंटेंस के डीपली में जाएंगे, यहाँ किस चीज़ का मतलब क्या चीज़ का प्रयोग कर रहा है, मतलब किस चीज़ कैसे काम कर रहा है सेंटेंस में, तब पता चलेगा आपको। इसलिए आप लोग बने रहिएगा, फिर कभी वीडियो अच्छे से बनाएंगे, एक ग्रामर से थोड़ा सा हट के आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल ग्रामर को रूल्स को समझिए। ठीक है गाइस, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं बतला रहा हूँ, हु जैसे आपको बतलाया ना कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, देखिए मैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी बना देता हूँ कैसे, केवल एग्जांपल से नहीं एकदम अच्छे से समझिए। जैसे देखिए द बॉय आई हैव सीन, यानी कि वह लड़का जिसे मैंने देखा है। द बॉय हु इज़ कमिंग, यानी कि द बॉय हु इज़ कमिंग जो आ रहा है, इज़ माई फ्रेंड, यानी कि वह लड़का जो आ रहा है वह मेरा दोस्त है। यहाँ पर जो आ रहा है लेकिन उसमें क आ रहा था। और भी मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जैसे आपको समझाने के लिए कि हु कैसे रिलेट कर रहा है कि यू हैव बीटेन, यू हैव बीटेन, यानी कि बीटेन माई फ्रेंड, यानी कि आपने मेरे दोस्त को पीटा है जो आ रहा है। हु इज़ कमिंग, यानी कि हु जो उस है, जो इसका अर्थ हुआ यहाँ पर बीच में है, तो जो हु है वो रिलेट कर रहा है उस लड़के से कि वो लड़का जिसको आपने पीटा है वो आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर रिलेट कर रहा है बीच में आकर। यहाँ ज आ रहा है, वहाँ पर अगर क्वेश्चन करेगा तो वो इंटरोगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर रिलेट करेगा तो ये भैया रिलेटिव हो जाएगा प्रोनाउन। अब नोट 1 देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य के बीच में रहेगा, इसके वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहेंगे। इसका हिंदी अनुवाद करने का प्रथम अक्षर के रूप में ज की प्राप्ति होगी, इंटरोगेटिव में क की। द बॉय हु इज़ सिटिंग इन द कॉर्नर इज़ माई स्टूडेंट, वो लड़का जो कॉर्नर में बैठा हुआ है वो मेरा स्टूडेंट है। देखिए वहाँ बीच में आया है। रिलेटिव प्रोनाउन उस शब्द के समीपतम रहेगा जिसके लिए प्रयुक्त होगा। रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए प्रयुक्त होता है उस शब्द के समीपतम रहता है। जैसे ही हैज़ ए वर्ड रॉब ऑफ वंडरफुल कार्विंग, एंड नहीं होगा भैया, एंड इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, एंड यहाँ पर नहीं होगा। नोट 5 में देखते हैं।
रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली क्रिया उस शब्द के अनुसार रहेगी जिसकी सेवा में रिलेटिव प्रोनाउन आता है। द बॉय हु इज सिटिंग हियर कम्स लेट डेली, यानी कि एग्जाम्पल और समझते हैं। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोवेलिस्ट दैट हैज़ एवर लिव्ड इन इंग्लैंड। हैव होगा यहाँ भैया, हैव होगा। अगला जो टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर यह दर्शाता है कि कार्य का करने वाला अपने ही कार्य से स्वयं को प्रभावित कर रहा है। रिफ्लेक्सिव, यह भी भैया नाम में छुपा है। रिफ्लेक्ट से समझ लीजिए कि रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी कि जो कोई भी प्रोनाउन अगर उसका कार्य उसी से पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो समझिए कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्शन से समझ लीजिए रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, इसे ध्यान से देखिए। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल माई सेल्फ, माई हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ऐसे हो जाएगा। सारे पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जो भी पर्सनल प्रोनाउन है जैसे आई, यू, दे, इनके सारे क्या हैं, पर्सनल, सारे पर्सनली हैं। इनका अपना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, सबका अपना पर्सनल है। जैसे एग्ज़ाम्पल देखिए, सारे अपना अपना है, कोई भी किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जैसे देखिए आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं खुद से अपना काम करता हूँ, यानी कि मेरा काम करने का अपने ही पर आ गया। मैं आई डू माई वर्क माई सेल्फ के जगह पर देम सेल्फ या हर सेल्फ या हिम सेल्फ नहीं कर सकते, क्योंकि आई आया है तो आई के लिए जो अपना ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो पर्सनल है, माई सेल्फ, ठीक है। सो गाइस एग्जाम्पल और भी है। वी कैन इन्हांस, हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। डेवलपमेंट बाय इम्प्रूविंग, हम लोग विकास को बढ़ावा दे सकते हैं बाय इम्प्रूविंग, सुधार करके। वुमेन्स पावर, औरतों के क्या पावर को, ठीक है। बाय गिविंग, देकर। वुमेन द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ, यानी कि औरतों को बढ़ावा दे सकते हैं उनको अपॉर्चुनिटी देकर। टू डेवलप वन सेल्फ कहाँ से आया भैया, यहाँ वन को कहीं मतलब चर्चा ही नहीं है, यहाँ वुमेन की चर्चा है। वुमेन एक नहीं, वो भी वोमेन नहीं है, वुमेन है, यानी प्लुरल है, तो इसलिए देम सेल्फ हो जाएगा, यहाँ पर देम सेल्फ हो गया। चूँकि यह प्रभावित होता है इसलिए इसका प्रयोग क्रिया के बाद होता है। हमेशा रिफ्लेक्स करता है तो इसे क्रिया का हमेशा बाद होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग। जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, यानी कि डू तो पहले ही हो गया, अब माई सेल्फ बाद में। अगर मैं कहूँ कि आई माई सेल्फ डू वर्क, तो यहाँ पर ये दूसरा प्रोनाउन हो जाएगा जो आगे पढ़ेंगे, इसमें अंतर हो जाएगा, यानी कि मैं खुद से करता हूँ, ठीक है। आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसके। वो अगला एग्जाम्पल, आई टीच माई सेल्फ, मतलब मैं खुद को पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का कार्य खुद से कर रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल, एज इट वाज विनयज फर्स्ट इंटरव्यू, जैसा कि अब विनय का फर्स्ट इंटरव्यू था। ही ट्रस्ट हिम इन हीज मोस्ट फॉर्मल सूट, तो वो ट्रस्ट किया हिम सेल्फ, यानी खुद को ट्रस्ट किया, ठीक है, तो इसलिए हिम सेल्फ हो जाएगा वहाँ पर। अब जो नेक्स्ट वन टाइप है वो है इम्फेक्टिव प्रोनाउन। इम्फेक्टिव मतलब जोरदार तरीके से इसमें कोई चीज़ होता है। इम्फेक्टिव प्रोनाउन जैसे देखिए, वैसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर यह दर्शाते हैं कि कार्य करने वाला कोई कार्य स्वयं कर रहा है परंतु प्रभावित कोई अन्य हो रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था कि वो स्वयं कार्य कर रहा था लेकिन स्वयं को प्रभावित कर रहा था, लेकिन इसमें स्वयं कार्य करेगा लेकिन प्रभावित कोई दूसरा होगा जोरदार तरीके से, ठीक है। इम्फेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल माई सेल्फ हिम सेल्फ, वो भी माई सेल्फ हिम सेल्फ होगा। मैंने बतलाया ना कि ग्रामर में जो होता है उसके कार्य के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि ये क्या चीज़ का कार्य कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी माई सेल्फ हिम सेल्फ देम सेल्फ, इसमें भी देम सेल्फ सब हो सकता है, लेकिन इसके कार्य का अंतर ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में
जो होगा वर्ब के बाद होगा यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, और इसमें वर्ब के पहले होगा। एग्जाम्पल, आई कुक माई सेल्फ बिकॉज आई लिव हियर अलोन एंड फूड ऑफ होटल डज नॉट सूट मी। तो भैया हम बोले कि इम्फेक्टिव प्रोनाउन में जो भी माई सेल्फ, हिम सेल्फ जो भी आएगा उसको पहले करेंगे। मैं खुद से बनाता हूँ, ठीक है। माई जैसे आई माई सेल्फ कुक, इम्फेटिक प्रोनाउन। अगर आई कुक माई सेल्फ, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इम्फेटिक प्रोनाउन क्रिया के ठीक बाद रहेगा, न तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना ही इम्फेटिक प्रोनाउन वाक्य के आरंभ में रहेगा। इम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कोई भी वाक्य के पहले नहीं रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि माई सेल्फ दिलशाद अंसारी, ये गलत है ग्रामेटिकली। माई सेल्फ राजेंद्र मेहता, ये गलत है ग्रामेटिकली, लेकिन स्पोकन के भाषा में लोग यूज करते हैं आई एम राजेश मेहता, ये सही है, ठीक है गाइस। अगर वीडियोस गाइस आपको अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि और बनाना चाहिए कि नहीं। अच्छा नहीं लगे तो वो भी बताइएगा, ठीक है गाइस। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।